हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको पारिस्थितिक ऋण सिद्धांत या इकोलॉजिकल डेब्ट थ्योरी बताने की कोशिश करेंगे। पारिस्थितिक ऋण से तात्पर्य अमीर देशों के संचित ऋण से है। गरीब देशों को उनके संसाधनों के शोषण, उनके प्राकृतिक आवास के क्षरण की इच्छावृत्ति द्वारा लूटने के लिए, स्थानीय लोगों और अपशिष्ट निर्वहन के लिए पर्यावरणीय स्थान का मुक्त कब्जा अपने आप में वर्षों से भिन्न और कई विद्वानों ने अवधारणा के अधिकार से अधिक विनिर्देश का प्रयास किया है। तो इस पैरा में ये बताया गया कि पारिस्थितिक ऋण का मतलब है कि जो अमीर देश हैं, उनका संचित्र है। क्यों उन देशों ने दूसरे देशों में जाके अपने उद्योग लगाए और उन देशों के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो बहुत सारे एनजीओज ने उन पे क्लेम किया है कि वो जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करें। तो जितने अमीर देश हैं उन लोगों ने ज्यादातर बाहर जाके अपने प्लांट्स लगाए हैं। जैसे बहुत सारे पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, अरबियन कंट्री है जो मेडिटेरियन सी है, उस जगह पे बहुत सारी ऑयल रिग्स लगाई। उससे वहां के पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है और अब वो उस पर्यावरण की भरपाई के लिए उन देशों से, उन अमीर देशों से उसका मुआवजा मांग रहे हैं। इसी को हम पारिस्थितिक ऋण सिद्धांत कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसके लिए एक ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। ये एक बार ग्राफ है जिसमें कलरफुल लाइन से ये बताया गया है कि किस कंट्री का कितना कार्बन उत्सर्जन है। यहाँ वाई एक्सिस पे पर एमिशन, CO2 एमिशन के बारे में दिया गया है और यहाँ एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन दिया गया है, शोन बाय द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में वो कितना CO2 इमिट कर रहे हैं। तो ये ग्राफ बताता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा है, पर उसका कार्बन इमिशन उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। पॉपुलेशन ज्यादा पर कार्बन का उत्सर्जन कम। उसी जगह सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, कनाडा को देखिए तो इनकी बार लाइन बहुत ज्यादा बड़ी है। इससे पता चलता है कि इनका कार्बन उत्सर्जन काफी ज्यादा है जबकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखा जाए तो चाइना है जिसका एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है। इस बड़े से एरिया से पता चलता है कि इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और साथ में कार्बन उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा है। तो कार्बन उत्सर्जन का ज्यादा होना, जो कंट्रियां ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करती हैं अपने पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना उन्होंने एटमॉस्फेयर में हमारे एक्स्ट्रा कार्बन डाला है अपने पॉपुलेशन के कंपैरिजन से भी ज्यादा, क्योंकि भाई जब जो पॉपुलेशन होती है, इंसान सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो वो तो नेचुरल है, उसको तो हम मना नहीं कर सकते। पर जो कार्बन फैक्ट्रियों से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो गलत है। तो उसका उत्सर्जन देखिए चाइना ने काफी ज्यादा किया है। ये सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, इन सारी कंट्रीज ने भी जनसंख्या के रिस्पेक्ट में कार्बन बहुत ज्यादा निकाला है। तो इन सारे राष्ट्रों को जितना एक्सेस अपनी पॉपुलेशन से जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, उसका भुगतान बाकी के देशों को करना चाहिए या करना पड़ेगा। ऐसा इस ऋण थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया। इसी को पारिस्थितिक ऋण थ्योरी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो पारिस्थितिक ऋण का तात्पर्य संचित ऋण से, जो वैश्विक उत्तर द्वारा वैश्विक दक्षिण देशों पर बकाया है, जो ऐतिहासिक पर्यावरणीय अन्याय, विशेष रूप से संसाधनों के शोषण, आवास क्षरण और अपशिष्ट निर्वहन द्वारा प्रदूषण के कारण होता है। इस अवधारणा को 1990 के दशक में ग्लोबल साथर्न और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कहा गया। तो ये 1990 के बाद ये थ्योरी आई है और ये विकसित राष्ट्रों पे जिन्होंने बाहर जाके अपने प्लांट्स लगाए थे, पॉल्यूशन फैलाया था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया था, उनके ऊपर एक तरह का मुआवजा है। तो पारिस्थितिक ऋण की व्यापक परिभाषा के भी अंदर दो मुख्य पहलू हैं। किसी देश द्वारा समय के साथ एक या दूसरे देशों में या राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अपने उत्पाद उपभोग पैटर्न के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र को होने वाली पारिस्थितिक क्षति। तो एक तरीका है कि एक देश अपने सामान को बेचने के लिए अपनी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जाता है और वहां सामान बेचता है या बनाता है।
तो इससे वहाँ जिस कंट्री में उसने गया है वहाँ पे पारिस्थितिकी को हानि। दूसरा पॉइंट है किसी देश द्वारा अन्य देशों द्वारा इन पारिस्थितिक तंत्रों के न्याय संगत अधिकारों की कीमत पर समय के साथ पारिस्थितिक तंत्र का शोषण है। न्याय संगत वहां उस कंट्री में परमिशन लेके और वहां ऑलरेडी भाई इतने दिन हम यूज करेंगे, इसका कीमत हम इतना देंगे और पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग करना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब हो जाता है तो उसका उस समय का पेमेंट ऋण देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पारिस्थितिक ऋण आंदोलन का जन्म 80-90 के दशक के दौरान तीन मुख्य कारणों के कारण हुआ था। तीन मुख्य कारण क्या हैं जिनके कारण ये भाई ऋण की जरूरत नजर आई या इसके बारे में सोचा गया। नंबर एक, 70 के दशक में ब्याज दरों में भारी वृद्धि के कारण ऋण संकट के परिणाम। 1981 में मुद्रास्फीति जनित मंदी को हल करने के लिए अमेरिका द्वारा किए गए समायोजन और इस प्रकार भारी ऋणग्रस्त तीसरी दुनिया के देशों को ऋण पुनर्भुगतान के संबंध में एक असंभव स्थिति में डाल दिया। तो क्या हुआ, 70 के दशक में ब्याज दरों में भारी वृद्धि की हुई इन पश्चिमी देशों में, जिसके कारण एक ऋण संकट आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1981 में अमेरिका ने क्या किया कि मुद्रास्फीति मंदी को हल करने के लिए जो तीसरी दुनिया के देशों पे हैं उन देशों को ऋण का पुनर्भुगतान करने का ऑर्डर कर दिया। भाई अमेरिका ऋण देता है, अब उसने कहा उसका पुनर्भुगतान। अब वो ऑलरेडी गरीब देश हैं, वो कैसे भुगतान कर पाएंगे। तो ये एक स्थिति आ गई। अब पर्यावरण संबंधी जागरूकता का बढ़ना, जैसा कि पहले देखा गया 1992 रियो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ता और गैर सरकारी, तब इन्होंने क्या सोचा कि भाई अमेरिका तो अपने हिसाब से ऋण देता है और फिर उनको वापस मांग लेता है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, मुद्रास्फीति जनित मंदी को हल करने के लिए उसने वापस मांग लिया। तो उन्होंने कहा कि तुमने आके मेरी कंट्री में प्लांट लगाया है और मेरी कंट्री में जितना इकोलॉजिकल सबरटीज किया है, हमारे यहाँ पर्यावरण को नुकसान किया है, उसका पहले पेमेंट करो फिर हम ऋण देंगे। बस इसी पॉइंट से ये पारिस्थितिक ऋण का कॉन्सेप्ट आया 90 के दशक। तो पिछले कुछ वर्षों में उपनिवेशवाद के कारण हुई हिंसा की मान्यता में वृद्धि, मान्यता है कि 500 वर्षों से अधिक है। इस मान्यता की मांग 500 वर्षों से अधिक है, जब से कोलंबस उत्तरी अमेरिका में आया था। अब जब इन कंट्रीज ने अमेरिका और इसके जैसे अमीर कंट्रियों के ऊपर पारिस्थितिक ऋण का दावा किया और वो पहले से ही अपना ऋण मांग रहे थे, तो उन लोगों ने भी क्या कहा कि जब से कोलंबस अमेरिका आया था उसके कारण वहां जनसंख्या वृद्धि हुई, फैक्ट्रियां लगी, इसके कारण अमेरिका में बहुत सारा पर्यावरणीय नुकसान हुआ है और उन 500 वर्षों का हमें ऋण चाहिए। तो इस तरह से ये एक वार्षिक ऋण कॉन्सेप्ट आया और अभी भी ये अनसुलझा है और कोई किसी को ऋण दे नहीं रहा, पेमेंट कर नहीं रहा है वार्षिक नुकसान का। बस ये बात आगे चल रही है। तो 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान उपस्थित गैर सरकारी संगठनों ने ऋण संधि बनाई जो पारिस्थितिक ऋण अवधारणा को बेहतर ढंग से परिभाषित करने के लिए सभी जानकारी एकत्र करने वाला एक दस्तावेज था। 500 वर्षों 1992 उत्तर अमेरिका में कोलंबस के आगमन के ठीक 500 वर्ष बाद के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। विचाराधीन देशों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इन ऋणों पर चूक करने या आगे की धनराशि प्राप्त करना जारी रखने के लिए संरचनात्मक समायोजन करने का विकल्प दिया गया था। यह धारा को उल्टा करने वाला एक कदम था, लेकिन यह उस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या प्रमुख देशों द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राफ्ट पेपर के रूप में नहीं रहा। तो 1992 में जब रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, तो भाई जब गरीब देशों ने के ऊपर अमेरिका ने कहा कि मेरा ऋण वापस करो, तो गरीब देशों ने कहा कि मेरे देश में जितना आपने पर्यावरण का नुकसान किया उसका पहले ऋण दो। तो अमेरिका ने कहा कि 500 वर्ष पहले जब कोलंबस आया था तब से लेके आज तक जितना नुकसान हुआ है एक विदेशी के आने के कारण, वो जनसंख्या बढ़ी है मेरे देश में, पहले वो भुगतान करें वेस्टर्न कंट्रीज, फिर हम करेंगे। अब ये एक उल्टा कदम पड़ गया। तो ये लड़ाई अब आगे बढ़, देखते हैं आगे। दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में विकासशील देशों की कुछ सरकारों ने तर्क दिया कि साझा जिम्मेदारी का सिद्धांत अमीर देशों की मदद करता है। अब जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उन लोगों ने ये बताया कि ये जो साझा सिद्धांत है, ये सारे देश मिलकर व्यापार करें, इसमें सिर्फ अमीर देशों को फायदा है, गरीब देशों को फायदा नहीं है, क्योंकि गरीब देश तो अपनी फैक्ट्री लगा नहीं पाते हैं और साझा सिद्धांत के कारण विदेशी कंपनियां आके मेरे देश में अपना कंपनियां या फैक्ट्रीज लगा लेती हैं। तो इस तरह से उनको तो फायदा होता है।
और हम तो उनकी कंट्री में कभी जाएँगे नहीं, तो हमें तो फ़ायदा होगा नहीं। तो इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया गरीब देशों ने, विकासशील देशों ने। तो विकसित राष्ट्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ यूरोपीय देश और चीन, दान या अनुकूलन क्रेडिट से आगे बढ़ते हैं, जो कई दशकों से भारी प्रदूषण के लिए सार्वभौमिक ऋण को शामिल करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत टॉड स्टर्न ने इन देशों के राजनीतिक उन तर्कों को खारिज कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर इतना ऋण। और जब गरीब देशों ने ये कहा, विकासशील देशों ने ये कहा कि भाई अमेरिका के ऊपर मेरा इतना अ, पारिस्थितिक ऋण बाकी है, तो अमेरिका के राजदूत ने कहा कि ये पहले ही अनुकूलन हम दान में दे चुके हैं, अनुकूलन क्रेडिट, और अब कोई भी मेरे ऊपर ऋण बाकी नहीं है। ये अमेरिका के उस समय के राजदूत टॉड स्टर्न ने कहा था। तो जलवायु ऋण की मात्रा निर्धारित करने के भी तत्व हैं जो अलग-अलग हैं। नंबर 1, अनुकूलन अनुकूलन ऋण जो समुदायों को जलवायु क्षेत्र के लिए अनुकूलन की लागत है, जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं। दूसरा, उत्सर्जन का ऋण जो वर्तमान समय में कार्बन उत्सर्जन के कारण मुआवजा है। उत्सर्जन का भुगतान काल्पनिक रूप से उन देशों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने उत्सर्जन के अपने उचित हिस्से से अधिक उत्सर्जन किया। इस ऋण को निर्धारित करने के लिए एक उत्सर्जन या कार्बन बजट की गणना की जा सकती है और देशों के बीच वितरित किया जा सकता है। तो इस टॉपिक में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि पारिस्थितिक ऋण क्या है और उसका भुगतान किन देशों, किनको करना चाहिए। तो दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।